स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सीरीज अथवा अनंत श्रेणी के लेक्चर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जो कि गॉस टेस्ट पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इस तरह से सीरीज दी हुई है। इस सीरीज का कन्वर्जेंस हमें तय करना है कि ये कब कन्वर्जेंट होगी, कब डाइवर्जेंट होगी। तो इस सीरीज की फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म a+1 अपॉन b+1, सेकंड टर्म थर्ड टर्म 1/2 इंटू a+1 इंटू 2a+1 अपॉन b+1 2b+1। इसी तरह से फोर्थ टर्म भी सीरीज की दी हुई है। इन चारों टर्म्स को देखते हुए हम इस सीरीज की nth टर्म डिसाइड कर सकते हैं। वही नियम है, इसके नियम को हम ध्यान से देखते हैं। इसकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म को हम देखते हैं। तो un इस सीरीज की nth टर्म un के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। हम देख सकते हैं फोर्थ टर्म में 1/3 है, थर्ड टर्म में 1/2 है, तो nth टर्म में 1/n-1 होगा। इसी तरह से अंश में जो एक्सप्रेशन है वो फोर्थ टर्म में 3 ब्रैकेट हैं, a+1 2a+1 3a+1। तो nth टर्म में जो ब्रैकेट होंगे वो n-1 ब्रैकेट होंगे और इस तरह से होंगे a+1 2a+1 n-1 इंटू a+1। इसी तरह से हर में हमारे पास ये एक्सप्रेशन होगा। तो इस सीरीज की nth टर्म व्यापक पद nवां पद इस तरह से होगा। इसी तरह से इससे नेक्स्ट पद n+1th टर्म un+1 के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। ये हम जानते हैं un के एक्सप्रेशन में हम अंश और हर में एक एक एक्स्ट्रा टर्म होगी, n को रिप्लेस करेंगे n+1 से, तो हमें ये टर्म्स मिलेंगी n को n+1 से रिप्लेस करने पर। फिर हम un और un+1 का रेशियो निकालते हैं। un अपॉन un+1 करेंगे, यहाँ हम अपॉन कर सकते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। हम देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन un+1 में भी कॉमन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये एक्सप्रेशन कैंसिल होकर हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल गुणा भाग है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। un अपॉन un+1 के लिए ये एक्सप्रेशन मिलेगा n अपॉन n-1 इंटू nb+1 अपॉन na+1। इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है। क्या किया हमने, अंश में से nb कॉमन लिया है इस ब्रैकेट से। इसी तरह से हर से हमने na कॉमन लिया है और इस ब्रैकेट से n को कॉमन लिया है और वो कैंसिल होकर हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा b अपॉन a। अंश से b मिलेगा हमें। इसी तरह से हर से जब हम na कॉमन लेंगे n² कैंसिल होकर a हर में मिलेगा हमें, तो b अपॉन a। इस ब्रैकेट में 1+1 अपॉन nb कॉमन लेने के बाद ये फॉर्म इसकी होगी इस ब्रैकेट की, तो ये एक्सप्रेशन होगा। इसी तरह से जब हम इस ब्रैकेट से n कॉमन लेंगे तो ये फॉर्म होगी 1-1 अपॉन n, और इस ब्रैकेट से na कॉमन लेंगे तो ये फॉर्म होगी 1+1 अपॉन an। इसको हमने एक समीकरण नंबर कह दिया। un अपॉन un+1, इसी एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है b अपॉन a 1+1 अपॉन nb। हर में जो एक्सप्रेशन है उनको हम अंश में लेकर आए, उनकी पावर -1 होगी। अब ये हम जानते हैं 1-1 अपॉन n का एक्सपांसन ये होता है, बाइनोमियल एक्सपांसन हम जानते हैं। द्विपद प्रसार 1-1 अपॉन n की पावर -1 का द्विपद प्रसार इस तरह से होगा 1+1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n² प्लस 1 अपॉन n³ और आगे की टर्म्स होंगी 1 अपॉन n4। तो ये एक्सपांसन होगा। अब हम ब्रैकेट के बाहर जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को हम इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो एक्सपांसन है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम लिखेंगे सिर्फ 2 टर्म्स ही, क्योंकि आगे की टर्म्स में n की पावर 1 से ज़्यादा है और गॉस टेस्ट में हम सिर्फ अल्फा प्लस बीटा अपॉन n की पावर 1 तक देखते हैं। अल्फा और बीटा की वैल्यूज ही कंसिडर करना चाहते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ ये 2 एक्सप्रेशन ही लिखेंगे। ये इन 2 टर्म्स के साथ ही हम इसको लिखेंगे, शेष टर्म को हम डॉट डॉट में शामिल कर लेंगे।
तो un अपॉन un+1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इन टर्म्स को हमने अभी भी बाहर ही रखा है ब्रैकेट के, b अपॉन a 1 + 1 अपॉन nb, और 1 + 1 अपॉन an की होल पावर -1 को हम ब्रैकेट में जो एक्सपेंशन है उसके साथ लेकर गए। तो 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्सप्रेशन होगा, और ये ही एक्सप्रेशन जब 1 अपॉन n से मल्टीप्लाई होगा तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा, ये टर्म्स मिलेंगी। प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू दिस एक्सप्रेशन, 1 अपॉन n क्यूब इंटू दिस एक्सप्रेशन, इस तरह से आगे की टर्म्स होंगी। लेकिन वो टर्म्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि गोश टेस्ट में हम सिर्फ 1 अपॉन n और कांस्टेंट टर्म को ही देखते हैं। तो un अपॉन un+1 के लिए अब हम इसका एक्सपांसन भी जानते हैं, 1 + x की पावर -1, कल के क्वेश्चन में भी हमने किया था। तो इसका एक्सपांसन होगा 1 - 1 अपॉन an प्लस इस टर्म का स्क्वायर माइनस इस टर्म का क्यूब प्लस इस टर्म का पावर 4, इस तरह से इसका एक्सपांसन होगा। इसी तरह से हम यहाँ भी इसका एक्सपांसन करेंगे, हर एक टर्म में हम इसका एक्सपांसन करते जाएंगे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब यहाँ से हम इनको कैलकुलेट करते हैं कि कांस्टेंट टर्म कितनी होंगी, कौन कौन सी कांस्टेंट टर्म्स होंगी। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म या जो n से इंडिपेंडेंट टर्म है जिसमें n नहीं है वो सिर्फ 1 है, 1 हमने लिख दिया। इसी तरह से हम नेक्स्ट ब्रैकेट में ढूंढेंगे कि कोई कांस्टेंट टर्म है, इंडिपेंडेंट टर्म है n से, तो n पर निर्भर ना होने वाली ऐसी कोई टर्म नहीं है। आप क्योंकि बाहर मल्टीप्लिकेशन में 1 अपॉन n है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, हर एक टर्म में n होगा, n पर डिपेंडेंट होगी, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म हमें इस ब्रैकेट से नहीं मिलेगी। इसी तरह से नेक्स्ट जो ब्रैकेट्स होंगे, इनफाइनाइट ब्रैकेट्स होंगे, उन सभी ब्रैकेट से भी n के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगी। तो हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म होगी 1 प्लस, अब हम नेक्स्ट n की पावर -1 की कोफिशिएंट देखते हैं, या 1 अपॉन n के जो टर्म्स हैं उनको देखते हैं। अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट में देखें तो ये हमारे पास -1 अपॉन n एक ये टर्म होगी, और इस ब्रैकेट से भी हमें 1 अपॉन n के कोफिशिएंट की टर्म मिलेगी, जो कि 1 अपॉन n को फर्स्ट कांस्टेंट टर्म से 1 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन होगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन an। नेक्स्ट टर्म हम ढूंढेंगे n स्क्वायर की कोफिशिएंट की टर्म्स, तो जो कि 1 अपॉन a स्क्वायर n स्क्वायर इस ब्रैकेट से होगी। इसी तरह से हमें इस ब्रैकेट से एक टर्म मिलेगी 1 अपॉन n इंटू माइनस 1 अपॉन an, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन n स्क्वायर की टर्म मिलेगी। तो इस तरह से हमें टर्म्स मिलती जाएंगी, लेकिन कांस्टेंट टर्म 1 ही होगी टोटल एक्सप्रेशन में। इसी तरह से 1 अपॉन n के कोफिशिएंट वाली टर्म भी सिर्फ ये 2 टर्म्स ही होंगी, क्योंकि 1 अपॉन n को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन n स्क्वायर मिलेगा, n की पावर 2 मिलेगी। इसी तरह से नेक्स्ट ब्रैकेट्स में बाहर कॉमन होगा 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 अपॉन n क्यूब, तो हमें 1 अपॉन n के कोफिशिएंट की टर्म्स या 1 अपॉन n के गुणज में कोई भी पद नहीं मिल पाएगा, हमारे पास सिर्फ ये 2 पद होंगे, और हम इन 2 पद पर ही फोकस करेंगे, जो कि कांस्टेंट हो और 1 अपॉन n का कोफिशिएंट हो। तो un अपॉन un+1 के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। अब हमने इस टर्म को भी अंदर मल्टीप्लाई किया है, सिर्फ सिंपल गुणा भाग और जोड़ और घटा है, आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन होगा, इस टर्म को हमने इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, ये टर्म मिली हमें। इसी तरह से जब हम इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन होगा। फाइनली un अपॉन un+1 का द्विपद प्रसार करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन होगा। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और b अपॉन a को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। कांस्टेंट टर्म b अपॉन a होगी प्लस बीटा अपॉन n प्लस आगे की टर्म्स होंगी, जो कि स्पष्ट है n की पावर 2 से स्टार्ट होंगी या n की पावर 1 से ज्यादा ही होंगी। यही हमें गॉस टेस्ट में बस देखना होता है कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन n
और नेक्स्ट टर्म गामा n अपॉन n की पावर p रूप में हो, जहां p का मान 1 से ज़्यादा हो। तो un अपॉन un प्लस 1 के लिए ये एक्सप्रेशन हम जानते हैं गॉस टेस्ट से। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, 1 और 2 को। तो 1 व 2 की तुलना करने पर अल्फा की वैल्यू मिलेगी b अपॉन a। इसी तरह से बीटा की वैल्यू मिलेगी a माइनस बी प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर। बीटा की वैल्यू ये होगी, 1 अपॉन n का कोफिशियंट बीटा होता है, तो यहाँ पे 1 अपॉन n का कोफिशियंट a माइनस बी प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर होगा। देख सकते हैं गॉस टेस्ट से हम जानते हैं जब अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू 1 हो, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू b अपॉन a है, तो जब b बाई ए डज नॉट इक्वल्स टू 1 हो तो अल्फा या तो 1 से बड़ा होगा या अल्फा 1 से छोटा होगा। गॉस टेस्ट से हम जानते हैं जब अल्फा 1 से बड़ा होता है तो समेसन un कन्वर्जेंट सीरीज होती है, जब छोटा होता है तो समेसन un एक डाइवर्जेंट सीरीज होती है। यानी अल्फा यहाँ पर b बाई ए है, तो b बाई ए जब 1 से बड़ा होगा, जिसको हम ये कह सकते हैं कि b की वैल्यू a से ग्रेटर देन होगी, a से बड़ी होगी, तो ये सीरीज जो दी गई थी हमें वो कन्वर्जेंट सीरीज होगी। जब b की वैल्यू a से छोटी होगी, समेसन un जो सीरीज दी गई थी वो डाइवर्जेंट सीरीज होगी। लेकिन जब अल्फा की वैल्यू 1 हो, अल्फा का मान 1 के बराबर होता है, तो उस स्थिति में गॉस टेस्ट में सीरीज का कन्वर्जेंट बीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। बीटा का मान किस तरह से होगा, बीटा का मान हम देखते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू 1 का अर्थ यह है कि b बाई ए का मान 1 हो, जिसको हम सॉल्व कर कर ये कह सकते हैं कि b और a का मान, दोनों का मान बराबर हो, b बराबर a हो। उस स्थिति में बीटा क्या होगा, बीटा की वैल्यू ये होती है, हम देख चुके हैं लास्ट कंपेयर करने के बाद। बीटा का मान इस तरह था, a माइनस बी प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर। b बराबर a रखेंगे तो बीटा की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। हम देख सकते हैं सिंपल कैलकुलेशन, a माइनस ए 0 होगा, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1 होगा। तो बीटा बराबर 1 होगा जब अल्फा बराबर 1 है, यानी b बराबर a होगा। उस स्थिति में सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज होगी। ये हम जानते हैं गॉस टेस्ट से, समेसन un डाइवर्जेंट सीरीज होती है जब बीटा बराबर 1 होता है। लेकिन वो केस जब अल्फा इक्वल्स टू 1 हो। यानी फाइनली हम ये कह सकते हैं जो दी गई सीरीज थी उसमें b का मान a से बड़ा होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, b का मान a से छोटा या बराबर भी होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज होगी। ये क्वेश्चन नंबर 11 था जिसको हमने गॉस टेस्ट से सॉल्व किया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें un अपॉन un प्लस 1 के एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा बाई n प्लस गामा n अपॉन n की पावर p के रूप में लिखने के लिए दो टर्म्स का प्रसार करना पड़ा। हमने दो टर्म्स का बाइनोमियल एक्सपांसन किया था, एक इस टर्म का बाइनोमियल एक्सपांसन किया था और एक इस टर्म का, यानी दो बार हमें बाइनोमियल एक्सपांसन करना पड़ा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में गॉस टेस्ट थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से समझा है, कंडीशंस आपको पता है, तो आप इजीली कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, यानी हम दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, राबे टेस्ट और डी मॉर्गन टेस्ट अप्लाई करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा या स्टेप ज़्यादा होंगे। तो फर्स्ट स्टेप हम जानते हैं, दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं। इसमें हम un अपॉन un प्लस 1 इस रेशियो की लिमिट चेक करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में। लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, लिमिट का नियम हम जानते हैं, लिमिट तभी अप्लाई करते हैं जब पूर्ण बीजीयकरण परिमेयकरण करने के पश्चात b बाई ए, इस एक्सप्रेशन की लिमिट मिलेगी b बाई ए। दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से हम जानते हैं इस एक्सप्रेशन की लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, b का मान a से ग्रेटर देन होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, b लेस देन a होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। लेकिन जब इस लिमिट की वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगी, 1 के बराबर होगी, तो उस केस में ये टेस्ट दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, ये हम जानते हैं। यानी b बराबर a की स्थिति में ये टेस्ट हमें रिजल्ट नहीं दे पाएगा कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है अथवा डाइवर्जेंट है। फिर उसके बाद हम राबे टेस्ट अप्लाई करते हैं, ये भी हम जानते हैं।
तो राबे टेस्ट के लिए हम इस एक्सप्रेशन में से 1 माइनस करते हैं, un/un + 1 - 1 देखते हैं। इस एक्सप्रेशन में से -1 करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। इस एक्सप्रेशन को हम देख सकते हैं n² से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से n से n कैंसिल होने के बाद हमारे पास सिर्फ अंश में जो टर्म मिलेगी वो na+1 मिलेगी, जबकि हर में n-1 × na+1 मिलेगा। तो un/un + 1 - 1 के लिए ये एक्सप्रेशन होगा, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये टर्म कैंसिल होकर हमारे पास सिर्फ ये एक्सप्रेशन मिलेगा 1/n-1। अब राबे टेस्ट में हम इस होल एक्सप्रेशन को n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, n से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ n/n-1। अब हम दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट तभी अप्लाई करते हैं जब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। तो n कॉमन लेने पर यहाँ हम लिमिट अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू 0 होगी। फाइनली राबे टेस्ट भी फेल होगा, इस एक्सप्रेशन की लिमिट की वैल्यू 1 मिलेगी। और राबे टेस्ट से हम जानते हैं जब इस लिमिट का मान 1 के बराबर होता है तो राबे टेस्ट फेल हो जाता है, 1 से बड़ा होता है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, 1 से छोटा होता है तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। लेकिन इस स्थिति में लिमिट की वैल्यू 1 है तो राबे टेस्ट भी फेल होगा। अब हम डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांड टेस्ट अप्लाई करेंगे, यानी स्टेप नंबर 3 हमारा ये होगा, डी मॉर्गन और बर्ट्रांड टेस्ट अप्लाई करेंगे। डी मॉर्गन और बर्ट्रांड टेस्ट में हम राबे टेस्ट के एक्सप्रेशन में से -1 करते हैं और log n से होल एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में से -1 करेंगे, ये हम देख चुके हैं। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू n/n-1 है। मान रखेंगे, -1 करेंगे, होल एक्सप्रेशन को जो राबे टेस्ट का एक्सप्रेशन है उसमें से -1 करेंगे। ये हमने -1 किया, इसको भी हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। हम LCM लेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा log n कैंसिल होने के बाद ये एक्सप्रेशन बनेगा log n/n-1। और ये हम जानते हैं DL हॉस्पिटल रूल से जानते हैं, इस एक्सप्रेशन की लिमिट की वैल्यू 0 होगी। सिंपली DL हॉस्पिटल रूल आप लगा सकते हैं, इसकी लिमिट की वैल्यू 0 होगी जो कि <1 होगी। डी मॉर्गन टेस्ट से हम जानते हैं जब इस एक्सप्रेशन की लिमिट की वैल्यू <1 होती है तो उस स्थिति में सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज होती है, अपसारी श्रेणी होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि b बराबर a के केस में जब b की वैल्यू a के बराबर होगी उस स्थिति में सीरीज डाइवर्जेंट होगी। b की मान जब a से ग्रेटर देन होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, लेकिन जब b का मान a से लेस देन होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। और b बराबर a के केस में भी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, जो कि सिमिलर रिजल्ट है गॉस टेस्ट से जो हमने किया था। तो इसी क्वेश्चन को दोनों तरीके से किया जा सकता है। आप इन 3 स्टेप से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, दालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, राबे टेस्ट और डी मॉर्गन टेस्ट लगाकर भी, और आप डायरेक्टली गॉस टेस्ट अप्लाई करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।